हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक आनंद, आपका फिजिक्स टीचर। एज प्रॉमिस्ड हम लोग दो कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, एक मैकेनिक्स पे और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे। अभी स्टार्टिंग में ऑल्टरनेट डे पे वीडियो आएंगे, एक दिन मैकेनिक्स का तो एक दिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, और ग्रेजुअली आफ्टर 1 और 2 वीक डेली का आपका एक वीडियो मैकेनिक्स का और एक वीडियो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का आएगा। दैट विल बी योर रूटीन। जो बच्चे आज पहली बार आ रहे हैं, जिनका ये फर्स्ट क्लास है, मैं उनको बता दूं कि पहले क्लास में और पहले कुछ मिनट्स में किसी टीचर को, किसी लेक्चर को जज करना बिल्कुल सही नहीं। यू हैव टू गिव सम टाइम, एटलीस्ट 3 to 4 क्लासेस। ये सिर्फ मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये हर टीचर पे वैलिड है। क्योंकि आप जब भी किसी नए टीचर के पास जाते हो, इट वुड टेक टाइम टू सिंग, है ना। ये तो एक अलग कहानी हो गई। जो ब्रिज कोर्स और वेक्टर करके यहाँ आए हो उनके लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि काइनेमेटिक्स जो हम लोग करने वाले हैं, इसमें हम वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स का कुछ आइडिया यूज़ करेंगे, जिसके वीडियो ऑलरेडी डाले जा चुके हैं, ठीक है। और उन बच्चों की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत अब हमसे मैच हो चुकी हो। आज का क्लास थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होगा, थोड़ा सा डेफिनेशन बेस्ड होगा, तो घबराने की बात नहीं है। कल से एप्लीकेशन बेस्ड क्लास स्टार्ट हो जाएगा ज़्यादातर। अगली बात, जो बच्चे फर्स्ट डे आ रहे हैं, 2 बुक आपके पास होना मस्ट है अगर आप इस लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। वो बुक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स HC वर्मा, और दूसरा यूरोडो, जिसके बारे में मैंने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर वीडियो डाला है उसमें उसका डिटेल दे दिया, ठीक है। तो ये 2 बुक आपके पास होने चाहिए, क्योंकि हम इसी को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज काइनेमेटिक्स। तो ध्यान से देखो, अगर क्लासिकल मैकेनिक्स की बात की जाए या न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो कि आपको पढ़ना है, तो इस क्लासिकल मैकेनिक्स में इसको हम 2 पार्ट में सब डिवाइड कर सकते हैं। एक काइनेमेटिक्स और एक डायनेमिक्स। ये बेसिक सब डिवीजन है, ठीक है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। ऑल्दो अभी हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स, जिसमें हम लोग मोशन के कुछ बेसिक पैरामीटर्स की बात करेंगे, ठीक है। बट जो ब्रॉड डेफिनेशन है काइनेमेटिक्स का या डायनेमिक्स का, हम अभी उसकी बात करते हैं। काइनेमेटिक्स, अगर आप मोशन को स्टडी कर रहे हो विदाउट गोइंग इनटू इट्स कॉज, मतलब किस फोर्स के अंडर ये मोशन हो रहा है, कौन सा ड्राइविंग फोर्स है या कौन सा टॉर्क है जो इसको घुमा रहा है, अगर हम बिना इसके जानकारी की सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हैं कि कितना फास्ट चल रहा है, वेलोसिटी का चेंज कैसे हो रहा है, ठीक है, ये जानने की कोशिश नहीं करें कि ये चेंज कौन ला रहा है, देन वी आर डीलिंग विथ काइनेमेटिक्स, जहां पे हम मोशन के डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे कि इस मोशन का जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या। और वहीं डायनेमिक्स वाले पार्ट में हम इस चीज में इंटरेस्टेड होंगे कि व्हाट इज द कॉज, है ना। तो ये वाला पार्ट आप ब्रॉडली बोल सकते हो, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू इट्स कॉज। और हम आपको बता रहे हैं, जब भी आप ये लेक्चर्स लो तो आपके पास आपका नोटबुक, आपका पेन होना चाहिए, और हर वो बात जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं वो तो लिखना ही लिखना है,
साथ में उन बातों को भी नोट डाउन करते जाओ जो मैं आपको समझा रहा हूं। अभी आपको लगेगा कि आपके समझ में आ गया, लेकिन थोड़ी देर में आप फिर भूल जाओ। तो इट इज बेटर कि उन चीजों को नोट करो। जरूरी नहीं कि अंग्रेजी में ही नोट करें, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती, फारसी, बंगाली, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें नोट करो। डायनेमिक्स, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। इसमें हम मोशन किस कारण हो रहा है उस कॉज को समझने की कोशिश करें। ठीक है, ऑल्दो हम काइनेमेटिक्स को एज ए चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, बट जब रोटेशन में भी रोटेशनल मोशन को बिना उसके कॉज के हम पढ़ाई करेंगे, जब एंगुलर वेरिएबल्स की बात करेंगे तो दैट विल बी योर काइनेमेटिक्स पार्ट। और जब हम उसके पीछे के टॉर्क की बात करेंगे तो दैट विल बी योर डायनेमिक्स पार्ट। जब हम उसके कॉज की बात करेंगे तो दैट विल बी योर डायनेमिक्स पार्ट। ठीक है, आपके सिलेबस में जो टॉपिक काइनेमेटिक्स आप पढ़ते हो इसको दो हिस्से में बांटा गया, वन डायमेंशनल मोशन और टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, हम उस पर भी आएंगे। उससे पहले सबसे पहला एक टर्म जो आपके सामने आता है दैट इज रेस्ट या मोशन। कब कोई रेस्ट में है और कब कोई मोशन में है, तो हम आपको बता दें ये दोनों का दोनों टर्म रिलेटिव है। कैसा टर्म है? रिलेटिव। जैसे हम बोलते हैं कि देखो मेरे सामने जो कैमरा है वो रेस्ट पे है। ठीक है, वो रेस्ट पे है, मेरे रिलेटिव, इस रूम के रिलेटिव वो रेस्ट पे, उस टेबल के रिलेटिव, उस ट्राइपॉड के रिलेटिव ये रेस्ट पे। लेकिन अभी आप स्पेस स्टेशन चले जाते हो जो कि धरती के चारों तरफ घूम रहा है, उसके रिलेटिव ये कैमरा रेस्ट पे नहीं है। उसके रिलेटिव ये कैमरा रेस्ट पे नहीं। इस चीज को समझो। तो चाहे बात रेस्ट की करें या मोशन की, दोनों रिलेटिव टर्म है ना। जैसे एक आदमी ट्रेन में, ट्रेन चल रही है, फिर अगेन चलना या रुकना रिलेटिव। उस आदमी के रिलेटिव जो ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन हमेशा रेस्ट पे है। कैसे? क्योंकि उसके सामने वाला जो सीट है वो वही है जहां वो पहले था। ऐसा नहीं है कि वो आदमी बैठा है और ट्रेन उसके नीचे से निकल गई। लेकिन एक आदमी जो प्लेटफॉर्म पे बैठ के उस चलती हुई ट्रेन को देख रहा है, उसके रिलेटिव वो मोशन में है ना। तो ये टर्म, दोनों का दोनों टर्म, रेस्ट या मोशन, रिलेटिव टर्म है। किसी ना किसी के रिलेटिव डिफाइन किया जाता है। ये याद रखिए, ये किसी ना किसी के रिलेटिव डिफाइन किया जाएगा। बात समझ में आए? किसके रिलेटिव करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, सब पे आएंगे हम लोग। बट सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये किसी न किसी के रिलेटिव डिफाइन किया जाता है ना। तो इसी को किताबों में लिखा होता है कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। मतलब सीधे बोल दिया कि ये मोशन में है, तो इसका कोई मतलब नहीं है रियलिटी में, इसका कोई मतलब नहीं है। रीजन बीइंग, किसके रिस्पेक्ट? एक के रिस्पेक्ट में अगर मोशन में है तो हो सकता है दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो। बात समझ में आ? हाँ, सिंपली जब हम लोग बात करते हैं कि रेस्ट में है या मोशन में है, तो बेसिकली हम कुछ नहीं बोला हो तो हम ग्राउंड के रिलेटिव बात करते हैं कि देखो भाई, ग्राउंड के रिलेटिव अगर चल रहा है तो मोशन में है, और ग्राउंड के रिलेटिव अगर उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो रेस्ट पे। बात खत्म है ना। इसके डेफिनेशन में हम लोग नहीं जा रहे हैं, जेई के लिए इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका फील आपको आना चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ तक की बातों को अपने लैंग्वेज में जल्दी से नोट डाउन, ठीक। चलिए, तो मोशन को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं अपने पास, उसमें से सबसे पहला है ओरिजिन, या रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जिसके रिलेटिव आप चेक करोगे कि मेरे पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है विथ टाइम। टाइम बदलने के साथ अगर ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट जिसको डिफाइन किए हो, उसके रिलेटिव अगर पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है एज द टाइम पासेस, तो हम बोलेंगे कि इस ओरिजिन के रिलेटिव ये पार्टिकल मोशन। फिर पोजीशन और डायरेक्शन को बताने के लिए आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत होगी, है ना। तो दूसरा रिक्वायरमेंट है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और इसमें हम लोग यूज करते हैं राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। थोड़ा सा इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, अभी आपको पता होना जरूरी। राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें देखो ये अगर x है आपका, ध्यान से सुनना, ये y है, ठीक है। तो जो राइट हैंडेड बोलने का मतलब क्या है वो समझा देते हैं। ऐसा दायां हाथ लो, फिंगर्स को x पे रखो और y की तरफ कर्ल करो। दायां हाथ लो, फिंगर्स को x पे रखो और ये 90 डिग्री वाले की तरफ से y की तरफ घूमो। आपका थंब जिधर होगा दैट विल बी योर z एक्सिस। तो राइट हैंडेड सिस्टम के लिए z एक्सिस ये हो जाएगा, ये बाहर की तरफ, ठीक है, ये बाहर है, ठीक। या अगर ऐसे बना हुआ देखो, ये x, ये y, y मतलब बाहर की तरफ है, आपकी तरफ, जैसे यहाँ पे z है ना, ये y आपकी तरफ है। तो z कैसे बनाना चाहिए, इधर की इधर। तो अगर ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो x से y की तरफ जाने पे z किधर आ रहा, नीचे। तो ये बेसिकली होगा आपका z एक्सिस और ये क्या है, y एक्सिस। तो एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, या राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब जो ऑर्थोगोनल सिस्टम भी इसको बोलते हैं, कि आपके जो एक्सेस होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। और तीसरा रिक्वायरमेंट है टाइम। भाई ये भी तो देखना है कि एज द टाइम पासेस पार्टिकल का पोजीशन मेरे ओरिजिन या रेफरेंस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है कि। तो तीसरा रिक्वायरमेंट है आपके पास टाइम क्लॉक। इन तीनों के हेल्प से हम लोग बात करेंगे मोशन के डिफरेंट पैरामीटर्स की, है ना। हम लोग बात करेंगे मोशन के डिफरेंट पैरामीटर्स की, जिसमें से जो सबसे पहला पैरामीटर आएगा मोशन का वो कहलाता है, लिख लो टॉपिक, पैरामीटर्स ऑफ मोशन। क्या क्या हमको पढ़ना है, एक बेसिक आइडिया ले लें। पोजीशन या पोजीशन वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिए, ठीक है। हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, या जनरल किताबें इसको कैसे डिनोट करती है, तो आर वेक्टर्स, ठीक है। जो जनरल नोटेशन है वो भी यूज करते जाएंगे साथ साथ। अगला पैरामीटर जो हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी आपको लगता होगा कि डी वेक्टर से डिनोट करते हैं, नहीं, इसको हम लोग
डेल्टा आर से करेंगे। अभी बस आप लिख लो, फिर हम समझाएंगे भी बिल्कुल क्यों डेल्टा आर वेक्टर से डिनोट कर। ठीक है, आर है ना डेल्टा, चेंज इन आर वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, आप नोट करो। हम बोले ना आज का क्लास थोड़ा सा डेफिनेशन बेस्ड होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, रीजन बीइंग कि आज आपको बहुत सारे नए टर्म्स से फैमिलियर कराया जाएगा। ये टर्म्स आपने सुन रखे हैं, बट अब इनको नए तरीके से आपके सामने रखा जाएगा, क्योंकि आपने जो पढ़ा है ना तब आपके पास वेक्टर का नॉलेज नहीं था, है ना, आधा अधूरा नॉलेज था। बट अब हम लोग इसको वेक्टर के नॉलेज के साथ, प्रॉपर नॉलेज के साथ पढ़े। ठीक है, तो अगला है डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद डिस्टेंस, जिसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे। वेलोसिटी, इसको v वेक्टर से डिनोट करेंगे। ठीक है, जनरल नोटेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम लोग बात करेंगे स्पीड की, इसको थोड़ा सा ऐसे v से डिनोट करेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे एक्सेलेरेशन वेक्टर की, और इसको हम लोग ए से डिनोट। दिस विल बी जनरल सिंबल्स, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ऐसे ही यूज करें। तो जब भी एस की बात करें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जब भी वी वेक्टर की बात करें तो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वी स्पीड की बात कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक बेसिक नॉलेज। दो जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगा काइनेमेटिक्स में, अभी ही सुन लीजिए, उसके लिए कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है आपके पास, है ना, तो कहीं ना कहीं आपको अपने लॉजिकल थिंकिंग का यूज करना, और वो है डिस्प्लेसमेंट और स्पीड। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट और स्पीड की बात होगी तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, दिमाग ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें खतरा होगा। ठीक है, क्यों होगा, कैसे होगा, सब पे बात करें। ठीक है, तो यहां तक जल्दी से नोट डाउन करो, स्क्रीन पॉज करो, नोट डाउन। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे पोजीशन या पोजीशन वेक्टर की। ठीक है, तो पहला है पोजीशन वेक्टर। क्या है भाई पोजीशन वेक्टर? तो सिंपल सा फंडा है कि पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ऑरिजिन टू द लोकेशन ऑफ योर पार्टिकल। आपका पार्टिकल जहां है, आपका ऑब्जेक्ट जहां है, ऑरिजिन से उसकी तरफ का जो वेक्टर होगा दैट विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल। जैसे मान लो ये x, ये y मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये मेरा ऑरिजिन, एक पार्टिकल है यहाँ। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 3,4। पार्टिकल का नाम मान लो। तो एक तो तरीका है कि इसके कोऑर्डिनेट्स बता दो, इसके लोकेशन को बताने का तरीका है कि कोऑर्डिनेट्स बता दो, या आप एक वेक्टर ड्रॉ करो जो कि ओरिजिन से इस पार्टिकल की तरफ है। ठीक है, तो ये वेक्टर भी इसके लोकेशन को बता देगा। और मैथमेटिकली देखो तो इस वेक्टर का x कंपोनेंट 3 और y कंपोनेंट 4 है। अगर इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट आप मान लो x1 या xa और ya, ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ध्यान से सुना, पोजीशन वेक्टर ऑफ a किसके रिलेटिव बता रहे हैं? ये कहानी कौन बता रहा, कौन सुना रहा? तो ऑरिजिन पे बैठा हुआ इंसान।
तो ये बोल रहा है कि भाई इस वेक्टर के अलोंग चले जाओ तो भी आप ए पे पहुंच जाओगे। ठीक है, कितना चलना है इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना, तो 3, वाई कंपोनेंट कितना, तो 4, है ना। तो बेसिकली जो पोजीशन ऑफ ए वेक्टर है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट जे कैप, है कि नहीं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट जे कैप। ध्यान से सुनो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, और सिंपली ऐसे भी अगर लिखा हो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, आगे हम ऐसे ही लिखेंगे एक्स ए आई कैप प्लस वाई ए जे कैप, तो इसका भी मतलब होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। जब कुछ नहीं लिखा हो तो किसके रिस्पेक्ट में, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत, यहां पे एक एग्जांपल दे देते हैं, आगे हम लोग यूज करेंगे जब रिलेटिव मोशन पढ़ रहे होंगे। मान लो मेरा एक पार्टिकल यहां जिसका नाम है, या मेरा एक कोई दूसरा आदमी है जो 1 पे खड़ा है, ठीक है, क्या इसके लिए भी वही पोजीशन वेक्टर है जो ओ के लिए है? नहीं। ये ए का क्या पता बताएगा, तो ये बोलेगा कि भाई यहां से 4 यूनिट वाई में चले जाओ, ये क्या बताएगा, 4 यूनिट वाई में चले जाओ, है ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या आएगा, ये आएगा 4 यूनिट जे कैप। अब देखो एक ही पार्टिकल है लेकिन अलग अलग ऑरिजिन के लिए, अगर हम यहां ऑरिजिन लें तो अलग पोजीशन वेक्टर है, और यहां ऑरिजिन लें, क्योंकि इसके रिलेटिव में कहानी सुना रहे हैं तो अब ये मेरा ऑरिजिन हो गया, तो अलग कहानी। अभी इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करो और ऑरिजिन के रिलेटिव जो पार्टिकल का लोकेशन है उस लोकेशन को बताने वाले वेक्टर को ही क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। जैसे सिंपली ये मेरा एक्स वाई एक्सिस है, एक पार्टिकल यहाँ है 6,5 पे, है ना, ए। तो कोई आपसे पूछ ले कि बताओ ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो सिंपली पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप। कहानी खत्म, कहानी खत्म। कोई एक सिंपल सा सवाल दे दे कि देख भाई यहां से 45 डिग्री पे, ऑरिजिन से 45 डिग्री पे 10√2 यूनिट जाने पे आप ए पे पहुंच जाओगे। ऑरिजिन से 45 डिग्री पे 10√2 यूनिट जाने पे ए पे पहुंच जाओगे, तो ए का लोकेशन या पोजीशन वेक्टर क्या है, तो तुरंत आप देखोगे कि ये मेरा वेक्टर है, ठीक है, ये हो जाएगा 10। अब वेक्टर वाला पार्ट हम फास्ट चलेंगे क्योंकि वेक्टर सीख चुके हैं। ये 10 और ये भी 10, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो गया इस केस में, 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। बहुत टफ पार्ट है क्या, कुछ भी नहीं है ना। तो पोजीशन वेक्टर इज बेसिकली ए वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ऑरिजिन टू द लोकेशन ऑफ द पॉइंट, टू द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल। कोई दिक्कत, तो ये आपके पोजीशन वेक्टर की कहानी है, जल्दी से नोट करें इसको। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और यूनिट मीटर। स्केलर क्वांटिटी जिसका यूनिट मीटर है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका यूनिट मीटर है। क्या है भाई डेफिनेशन, तो डिस्टेंस का डेफिनेशन होता है इट इज टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, या एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। जैसे एक आदमी है, ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, ठीक है, फिर ऐसे चला,
और फिर यहाँ पहुँच गया, ठीक है। इसका डिस्टेंस 0 नहीं है, इसका डिस्टेंस 0 नहीं है, ये चला है। तो इस पूरे पाथ को जब आप मेजर करोगे, कैसे मेजर करोगे? मेजरिंग टेप से। तो जो लेंथ यू विल गेट, द लेंथ यू विल गेट, दैट विल बी योर डिस्टेंस, दैट विल बी योर डिस्टेंस। जैसे एक पार्टिकल ऐसे चला इस सर्कल में, ए से चला, सर्कल मान लो 7 मीटर रेडियस का, ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। यहां से यहां तक चला, यहां से यहां तक चला, तो बताओ कितना चला? सर जो इस आर्क का लेंथ होगा दैट विल बी योर डिस्टेंस। कितना हो जाएगा? सर 1/4 इंटू 2 पाई इंटू आर। तो ये हो जाएगा सर 1/4 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 7। यूज नहीं करना 22/7 जब तक बोला नहीं जाए, स्पेशली हम बोल रहे हैं। $11 मीटर। कितना चला? 11 मीटर, दैट्स ऑल। एक आदमी 4 मीटर चला ए से बी पे, फिर बी से ए की तरफ चला। तो हम उसी लाइन पे नहीं दिखा रहे हैं ताकि डायग्राम आपका क्लमजी नहीं हो, है ना, हम उसी को नीचे दिखा रहे हैं। फिर ए पे पहुंचा, बी ए, और 3 मीटर और आगे चला गया, यहां कहीं सी, ए को क्रॉस करते हुए कहां चला गया? सी पे। तो बताओ डिस्टेंस कितना चला? डिस्टेंस कितना चला? कुछ नहीं सोचना, 4 4 8 और 3, तो डिस्टेंस क्या हो गया? 11 मीटर। इट इज टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड। बात खत्म। कोई दिक्कत? नोट डाउन करो। चलिए, तो नेक्स्ट पैरामीटर जिसकी बात करेंगे दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा आर से क्यों डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, सब पे बात करें, ठीक है। तो अगला जो आपका पैरामीटर है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। क्या भाई डिस्प्लेसमेंट? तो अभी तक तो ये पढ़े हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हम आपको एक बात बोलना चाहेंगे कि इसमें एक टेक्निकल एरर है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी। तो आप एक वेक्टर को एक स्केलर से कंपेयर कर ही नहीं सकते, और आप इस डेफिनेशन में कर रहे हो। कैसे? तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो चलो इसी का सहारा लेते हुए जो रियल डेफिनेशन है उस पर जाओ, ठीक। मान लो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि जब भी आप मोशन की पढ़ाई करेंगे तो यू हैव टू रिलाई ऑन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स वाई पार्टिकल यहाँ कहीं था, तो इसको बोल देते हैं इनिशियल पोजीशन, और यहाँ कहीं आ गया तो इसको बोल देते हैं फाइनल, ठीक है। ये ऐसे कुछ चला, ऐसे चला और ऐसे आ गया, ये एक्चुअल पाथ, ठीक है। हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो बचपन से जो सीखते आए हैं कि चलो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो है वही डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से यहाँ मेरा यहाँ से चल के यहाँ आया, तो मेरे वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ होगा और हेड यहाँ होगा, ठीक है। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ये तो हमको पता है, ठीक है सर, अच्छी बात। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते। मान लो आपकी खुशी के लिए इसका नाम भी रख देते हैं डी वेक्टर, ठीक। अच्छा, पार्टिकल जहाँ था पहले, जिस लोकेशन पे था,
उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? सर ये होगा उसका पोजीशन वेक्टर। हाँ बिल्कुल, किसके रिस्पेक्ट में? तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली। तो इसका नाम रख देते हैं आर आई, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और जहां पार्टिकल बाद में चला गया इसको बोल देते हैं आर एफ, फाइनल पोजीशन वेक्टर। ये फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ट्रायंगल रूल तो आता है। तो पोजीशन वेक्टर इनिशियल प्लस डिस्प्लेसमेंट बराबर फाइनल पोजीशन वेक्टर। हाँ सर, ये तो दिख रहा है डायग्राम में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आर इनिशियल प्लस डी बराबर आर फाइनल, ट्रायंगल रूल। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिख सकते हो? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। हाँ सर, अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, एक सिंपल सा फंडा आपको बताते आ रहा है बेसिक मैथमेटिक्स से, कि किसी भी क्वांटिटी का फाइनल वैल्यू माइनस उस क्वांटिटी का इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड चेंज इन दैट क्वांटिटी। एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इज डेल्टा एक्स, है ना। टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डेल्टा वाई। हाँ सर, डेल्टा टी। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर डेल्टा आर, डेल्टा आर चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, है ना। ये क्या है आपका? चेंज इन पोजीशन वेक्टर एंड दैट इज द डेफिनेशन फॉर योर डिस्प्लेसमेंट। क्या है भाई डिस्प्लेसमेंट? तो इट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, it is change in position vector, final value of position vector minus initial value of position vector, and you get your displacement, and you get your displacement. इसीलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा आर से। और अब डेफिनेशन क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट का? तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज योर डिस्प्लेसमेंट। अब वो डेफिनेशन नहीं बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। Now you are mathematically mature enough to say that displacement is change in position vector. बात सही है कि नहीं? Displacement is change in position vector, final position vector minus initial position vector, है ना। और थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा के देखते हैं क्या क्या आ रहा है। मान लो फाइनल पोजीशन वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो? फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट, फाइनली जो एक्स कोऑर्डिनेट है, प्लस फाइनल वाई कोऑर्डिनेट। हाँ सर, जे क्या। और इनिशियल पोजीशन वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? सर इसको लिख सकते हैं इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप प्लस इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट जे कैप। गुड, अच्छी बात। चेंज की बात कर रहा है तो डेल्टा आर इज बेसिकली आर फाइनल माइनस आर इनिशियल एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आई कैप प्लस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल जे कैप। अभी 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन होगा तो एक जेड कैप भी आ जाएगा, है ना। गौर से देखो, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, एंड फाइनल वाई कोऑर्डिनेट माइनस initial y coordinate is your change in y coordinate. That means displacement vector is change in x coordinate I cap plus change in y coordinate j cap. यही 1 डायमेंशनल मोशन होगा, यानी पार्टिकल एक ही एक्सिस पे मूव कर रहा होगा, एक ही लाइन के अलोंग मूव कर रहा होगा। तो क्या होगा? कोई एक हिस्सा गायब हो जाएगा, अरे है ना, या तो एक्स कोऑर्डिनेट गायब हो जाएगा या वाई कोऑर्डिनेट गायब हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हम पढ़ेंगे 1 डायमेंशनल मोशन अलग से। तो उसमें आपका डिस्प्लेसमेंट सिंपली किससे दिखाया जा सकता है? तो डेल्टा एक्स या
डेल्टा वाई से या डेल्टा जेड से। अगर आप उस एक्सिस को क्या बोल रहे हो, जेड एक्सिस, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट सिंपली किससे दिखाया जा सकता है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई या डेल्टा जेड। प्रॉपर वेक्टर नोटेशन यूज करने की जरूरत नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, कैसे काम चलेगा मेरा, तो साइन कन्वेंशन से चलेगा, जिस पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें लिखते जाओ साथ साथ में कि वन डायमेंशनल मोशन में कोई एक एक्सिस गायब हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट को या तो डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई से डिनोट कर पाएंगे, है ना। और आई कैप और जे कैप लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्लस माइनस से मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, क्यों होगा, वहां पे बात करेंगे वन डायमेंशनल मोशन में। अभी इन चीजों को नोट करो अपने लैंग्वेज में। ठीक है, जल्दी से। अब हम लोग बात करेंगे स्पीड की। किसकी बात करेंगे, स्पीड, स्केलर क्वांटिटी और यूनिट की भी चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है, बट सबसे पहले ये बताओ, स्पीड जो आपने सुना है, डिस्टेंस टाइम का रेशियो कुछ ऐसा है। ठीक है, स्पीड दो तरह का होगा। फर्स्ट वन विल बी योर एवरेज स्पीड। क्या ये एवरेज स्पीड, तो सिंपल है, दिस इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड दिस गिव्स यू एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, फॉर द इंटायर मोशन। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जैसे एक कार बेगूसराय से चला पटना, जहाँ का टोटल डिस्टेंस जो है वो लगभग 120 किलोमीटर है, 4 घंटे में पहुंचा। कितने में पहुंचा, 4 घंटे में। तो टाइम क्या था, 4 घंटा। तो बताओ इस जर्नी का एवरेज स्पीड क्या था, तो जो जर्नी का एवरेज स्पीड था that was 120/4 किलोमीटर पर आवर, and it comes out to be 30 किलोमीटर पर आवर। अब मेरी बात सुनो कि क्या 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि हर समय कार 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था? नहीं, ये बता रहा है कि अगर हर समय कार 30 किलोमीटर पर आवर से चलता तो भी 4 घंटे में आप कितना कवर कर लेते, 120। बट एवरेज स्पीड का ये मतलब नहीं कि हर जगह स्पीड यही रहा हो। दिस गिव्स एन ओवरऑल आइडिया ऑफ द जर्नी, कि देखो भाई अगर इस पूरे जर्नी को आप 30 के कांस्टेंट स्पीड से भी कवर करते तो भी 4 घंटे में ये काम हो जाता, लेकिन तब वो चेंज नहीं होने का था, तब वो कांस्टेंट चलेगा, एवरेज के उस कांस्टेंट वैल्यू से चलता जाना हो। रियलिटी में क्या होगा, कहीं पे भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा तो कार रेंग रहा होगा 2 किलोमीटर पर आवर। कहीं हाईवे आया होगा तो किसी किसी टाइम पे कार का स्पीडोमीटर रीड कर रहा होगा 120 किलोमीटर पर आवर। व्हाट आर दीज वैल्यूज आर कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी उस टाइम पे स्पीड क्या है, और ये क्या है, पूरे जर्नी का, पूरे मोशन का एवरेज स्पीड। इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो कि इंडिया बैटिंग कर रही, ठीक है, तो इंडिया 50 ओवर में 250 रन बनाती, मान लो। तो हम बोलते हैं रन रेट क्या था, रन रेट क्या था, तो ये था 250/50, दैट इज 5 रन्स पर ओवर। ये एवरेज वैल्यू है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पहले तो ये बताओ। तो ये एवरेज वैल्यू है, इसका मतलब है कि
कि अगर 50 ओवर के मैच में हर ओवर में 5-5 रन बनाता तो भी 250 वो बना लेता। क्या हर ओवर में 5 रन ही बना होगा, आप सोचो? नहीं, कोई ओवर मैडन भी निकला होगा, और किसी ओवर में 20 रन भी पड़े होंगे, है ना। जडेजा बैटिंग कर रहा तो 37 भी पड़ सकता है कि नहीं? तो किसी ओवर में 20 रन भी पड़े होंगे और किसी ओवर में कोई रन नहीं बना होगा। मान लो 7वें ओवर में 23 रन बन गए, तो उस पर्टिकुलर ओवर का जो रन रेट है दैट इज 23। ये एक तरह से बोला जा सकता है कि ये इंस्टेंटेनियस रन रेट है अभी उस ओवर का, है ना। सिर्फ उस ओवर की बात कर रहे थे। या आप ऐसा समझो कि 7वें ओवर में टीम का टोटल स्कोर हो चुका था 21, तो बोलोगे अभी रन रेट क्या है 7 ओवर के बाद, तो बोलोगे 3 रन पर ओवर, ठीक है। बट क्या वही 3 मेंटेन रहा? नहीं, चीजें बदली। बट ओवरऑल अगर बात करें तो 5 रन पर ओवर भी बनाए तो 50 ओवर में कितना बनेगा? 250। और मैच का जो डिसीजन होता है वो इंस्टेंटेनियस रन रेट पे नहीं होता है, वो एवरेज रन रेट पे होता है। आप ही जो रहा ना, जो 250 से ज्यादा बना लेगा 50 ओवर में या 50 ओवर से कम में, तो ऑब्वियसली उसका एवरेज रन रेट या रन रेट जो बोलते हैं आप, दैट विल बी मोर देन 5 रन पर ओवर एंड ही विल बी द विनर। रेस में भी यही कहानी होती है। 100 मीटर का रेस होता है, हो सकता है कोई एक धावक बीच में बहुत तेज दौड़ा हो लेकिन उसके पैर में दर्द हो गया, फिर वो स्लो हो गया और काफी टाइम लेके 100 मीटर कवर किया, और दूसरा उतना तेज नहीं दौड़ पाया बीच में लेकिन एक अच्छी खासी स्पीड को मेंटेन करते चला गया और वो इससे पहले पहुंच गया। दैट मीन्स जो पहले पहुंचता रनर उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? सेकंड वाले से ज्यादा रहा होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो 100 ही मेजर करना है ना, बाय टाइम। जिसका टाइम कम उसका एवरेज स्पीड ज्यादा एंड ही इज द विनर। सर ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या बताता है? अभी किस स्पीड से चल रहा है, एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, वो स्पीड क्या है, तो वो कैसे निकालेंगे? अच्छा, ये तो हम बेसिक मैथमेटिक्स में सीख चुके हैं, है ना। एवरेज के लिए क्या था? टोटल चेंज इन वाई बाय टोटल चेंज इन एक्स। तो एवरेज के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के लिए क्या था? dy बाय dx। तो उसी तरह इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या करेंगे? इस टाइम इंटरवल को छोटा करते करते 0 कर देंगे। तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड या सिंपली उसको बोलते हैं स्पीड, दैट विल बी s बाई डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। ये क्या हो जाएगा? ds बाई डी टी। ये बहुत छोटे टाइम इंटरवल में बहुत छोटा डिस्टेंस कवर किया होगा ना। अब जो बच्चे कैलकुलस पढ़ के नहीं आए हो उनके लिए बिल्कुल नया चीज लग रहा हो, ये क्या हो गया। इसलिए बोल रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स करके आओ, फिर फायदा होने वाला, एंड ये क्या बताएगा? पूरे जर्नी की कहानी नहीं, ये बताएगा अभी क्या स्पीड है। और ये कार में कौन बताता है? जो आपका स्पीडोमीटर होता है ना, रीडिंग ऑफ स्पीडोमीटर गिव्स यू इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी स्पीड क्या है? समझ में आया? पक्का? तो यहां तक नोट डाउन करो जल्दी से। 2 टर्म डिफाइन कर दिए, एक स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। यूनिट इसका भी क्या हो जाएगा? ds, छोटा सा डिस्टेंस बट है तो डिस्टेंस, तो मीटर। और टाइम, चेंज इन टाइम का भी यूनिट क्या होता है? सेकेंड। dt सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां तक जल्दी से नोट डाउन करो। आई नो चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग हो रही होगी, है ना, क्योंकि आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है टॉपिक, थोड़ा सा डेफिनेशन बेस्ड है।
आपको बहुत सारे नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है ना। तो जब पहली बार नए लोगों से जान पहचान होती है तो बड़ा मज़ा नहीं आता ना, ठीक। बट उन्हीं लोगों से जब आप हिल मिल जाते हो तो फिर मज़ा आने लगता है। वैसे इसमें भी बहुत मज़ा आने वाला आगे, ठीक है। 1-2 लेसन के बाद देखना, हो सकता है अगले लेसन से ही आपको और मज़ा आने लगे। परेशान नहीं होना, ठीक है, घबराना नहीं। आगे चल देखो, अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की। वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, क्यों, सब पे चर्चा करें, ठीक। तो वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया गया, वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया गया, तो इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो पहला जो वेलोसिटी है दैट इज एवरेज वेलोसिटी, इसको v वेक्टर और नीचे avg, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या है भाई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जानते हैं क्या होता है, डेल्टा आर बाय टोटल टाइम डेल्टा, ठीक है। डेल्टा आर का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा ऑब्वियसली, पोजीशन का यूनिट मीटर है तो चेंज इन पोजीशन का यूनिट मीटर होगा, और डेल्टा टी का यूनिट सेकंड होगा, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। दूसरी बात, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे भाई वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको याद होगा वेक्टर में हम आपको बता चुके हैं कि अगर किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 1/k भी एक नंबर, और अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो जो ये वेक्टर मिल रहा है रिजल्टेंट, मान लेते हैं इसका नाम b, इस b का डायरेक्शन भी वही होगा जो a का डायरेक्शन है, और जो रिजल्ट मिलने वाला है विल गेट अ वेक्टर। व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर, द रिजल्ट यू गेट इज अ वेक्टर। तो यहां भी वही है, देखो ना, डेल्टा आर इज अ वेक्टर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय 1/डेल्टा टी विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जो रिजल्ट मिलने वाला है एवरेज वेलोसिटी, वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। अगेन ये पूरे मोशन का एक कम्युलेटिव आइडिया दे रहा कि इस पूरे इंटायर जर्नी का एवरेज वेलोसिटी क्या था। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे अभी बताओ एवरेज वेलोसिटी, अभी इंस्टेंटेनियसली बताओ, तो अच्छा एवरेज को इंस्टेंटेनियसली कैसे करेंगे, तो भाई इस टाइम इंटरवल को, जो पूरे जर्नी का है ना, उस टाइम इंटरवल को बहुत छोटा रखेंगे, ठीक है, और छोटा करते 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 डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो यू विल गेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो v क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर बाय डेल्टा टी एंड यू गेट डी आर बाय डी टी। अगेन देखो वेक्टर क्वांटिटी, चेंज इन पोजीशन, अरे डी आर छोटा चेंज है बट है तो चेंज ना, ठीक है, छोटा चेंज बट है क्या, चेंज बाय टाइम, बाय टाइम, ठीक है। तो यूनिट मीटर पर सेकेंड और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एक्सपेंड करके लिखना चाहो लिख सकते हो, यहां पे भी लिख सकते हो। देखो v एवरेज को क्या लिख सकते हो भाई, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, डेल्टा आर को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। तो ये जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी का x कंपोनेंट और इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी का y कंपोनेंट। वन डायमेंशनल मोशन हो अगेन तो सिर्फ डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी से काम चल जाएगा या डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी से काम चल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि किस एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है ना। और जब मोशन प्लेन में हो, टू डायमेंशनल मोशन है,
तो यू हैव टू यूज प्रॉपर वेक्टर नोटेशन, जैसे ये सीख चुके हैं। तो पहले प्रॉपर तरीका सीख रहे हैं, फिर उसको वन डायमेंशन में ले जाएंगे, है ना। इसको क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, और इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। ठीक है, ये डेल्टा आर बाय ये डी आर बाई डी टी, है ना। तो आर क्या होता है आपका, देखो आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट जे कैप। तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, जो कि आपका वेलोसिटी है ना। ये दोनों कांस्टेंट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है और डायरेक्शन भी फिक्स्ड है। आई एक्स की तरफ है, मैग्नीट्यूड तो यूनिट वेक्टर है तो 1 होगा, जे का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, और डायरेक्शन भी फिक्स्ड है। डायरेक्शन क्यों फिक्स्ड है बताओ, क्योंकि हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि आई कैप किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ, और जे कैप किधर है, वाई एक्सिस की तरफ। तो जो वेलोसिटी वेक्टर है v बराबर डी आर बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप, जो कि कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में। आई कैप और जे कैप कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में, तो उसके साथ कोई परेशानी नहीं। इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, और ये मेरे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। वन डायमेंशनल मोशन हुआ, वन डायमेंशनल मोशन हुआ, सिर्फ डी एक्स बाई डी टी या डी वाई बाई डी टी से मेरा काम चल जाएगा, आई कैप जे कैप की भी जरूरत होती नहीं है। क्यों नहीं होती है वो भी समझा दें। तो यहां तक की बातों को अपने लैंग्वेज में नोट करो। हम बहुत कुछ बोल चुके हैं कि आई कैप जे कैप कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए बाहर रह गया, है ना। इन चीज़ों को नोट डाउन करो अपने लैंग्वेज में, फिर होता है पूरा का पूरा नॉलेज, ऐसे नहीं। ठीक है, फिर एक दो छोटा सवाल करते हैं आज। देखो क्या बोल रहा है कि पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 2t स्क्वायर आई कैप माइनस 3t जे कैप, ये पोजीशन वेक्टर है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें टाइम का अलग अलग वैल्यू पुट करो, यू विल गेट कि पार्टिकल अलग अलग समय पे कहाँ था, है ना। अलग अलग वैल्यू पुट करो, यू विल सी कि पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर अलग अलग आ रहा है। दैट मीन्स कि पार्टिकल मूव कर रहा है ना, उसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा, दैट मीन्स पार्टिकल इज मूविंग। पहला सवाल है कि डिस्प्लेसमेंट बताना है फर्स्ट 2 सेकंड में, मतलब 0 सेकंड से लेकर 2 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताना। दूसरा एवरेज वेलोसिटी बताना है 0 से 2 सेकंड का। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड हमेशा क्या होता है, इंटरवल में पूछा जाता है ना। और वेलोसिटी बताना है, वेलोसिटी वेक्टर बताना है एट 2 सेकंड। ठीक है, स्क्रीन पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, बस जो सारा फॉर्मूला, जो सारा डेफिनेशन सीखे हैं उसका एप्लीकेशन। ठीक है, स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो। चलो, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर पहला 2 सेकंड में, यानी 0 से देखो, यानी पोजीशन वेक्टर है 2 सेकेंड। लिखने का तरीका, पोजीशन वेक्टर टाइम का फंक्शन है तो टाइम की जगह पे 2 रख दिए, फंक्शन बता चुके हैं आपको, माइनस पोजीशन वेक्टर एट 0। ठीक है, दोनों अलग अलग निकालो। पोजीशन वेक्टर 2 कैसे निकलेगा, तो इसमें टाइम की जगह पे 2 पुट कर देना, तो डेल्टा आर आ जाएगा। इस वेक्टर को लिखो तो 2 पुट करोगे तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 आई कैप और माइनस 6 जे कैप, ये तो ये वाला हो गया, माइनस पोजीशन वेक्टर है 0 तो 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप, तो 0 आई प्लस 0 जे माइनस 0 जे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना भाई। 0 को क्या प्लस माइनस से फ़र्क पड़ने लगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप। कितनी देर में आया, 2 सेकेंड, पहले 2 सेकेंड। फिर बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 2 सेकेंड, तो भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 2 सेकेंड आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड बाई टाइम। और डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड तो निकाल चुके हैं,
तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा आपका 8i कैप माइनस 6j कैप बाई 2, तो ये आ जाएगा 4i कैप माइनस 3j कैप। अब पूछ रहा है वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, तो पहले तो ये बताओ कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज हाउ, कैसे डिफाइन किया गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया गया। सर वेलोसिटी होता है dr बाई dt। अच्छा, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ, डिफरेंशिएट करो, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन, तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा आपका 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4ti कैप माइनस 3j कैप, अरे t चला जाएगा ना। अब पूछ रहा है वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, देखो ये टाइम का फंक्शन है तो 2 पुट करो, तो ये आ जाएगा 8i कैप माइनस 3j कैप। तो देखो एवरेज वेलोसिटी और 2 सेकेंड पे वेलोसिटी सेम नहीं है, और ये सेम कब होता, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम के साथ बदल रहा है ना। देखो जैसे जैसे टाइम का वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे वेलोसिटी का वैल्यू चेंज होगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। और कोई भी क्वांटिटी का एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम कब होता है, जब वो क्वांटिटी कांस्टेंट हो, है ना, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम हो जाता है। तो दिक्कत, तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, बाकी का बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। थैंक यू। और अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, क्लासमेट्स में शेयर करें, ताकि उनको भी बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हम HC वर्मा फॉलो करेंगे, यूरोडो फॉलो करेंगे, जो कि JEE एडवांस के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है, और सीट्स डालेंगे, दैट विल बी बेस्ट। तो आपको कहीं कोई एक्स्ट्रा एक पैनी भी खर्च नहीं करना, 1 रुपया खर्च नहीं करना, ठीक है। फ्री में यू विल गेट द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। थैंक यू।